आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पहूजा आज फिर आपके सामने एक विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ और आज का हमारा विषय है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अभी जो भी टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं, ये सभी सीटेट का या रीट का या कोई भी हम एचटेट की बात करें या किसी भी स्टेट टेट की बात करें, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हम इसमें लेकर आते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो जो भी हम उसमें वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि विकास, डेवलपमेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, पूरा जीवन चलता है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि कई चीज़ें हमें नज़र आती हैं और कई चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट होता ही रहता है। डेवलपमेंट के विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, तो मॉरल डेवलपमेंट, जिसे मैंने अभी कैरेक्टर के लिए कहा, तो मॉरल डेवलपमेंट है। तो ये जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसी में से एक पक्ष है इमोशनल डेवलपमेंट का। बात यहाँ पर हम शुरू करते हैं इमोशंस से। जो इमोशंस की अगर हम बात करें तो इमोशंस क्या होते हैं? संवेग, संवेगों की हम बात करते हैं। हम देखते हैं इस पर चर्चा करने से पहले एक बार हम ये देखते हैं कि हम इस लेसन में, जो हमारा सेशन है, इसमें हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम इमोशनल डेवलपमेंट के कंसेप्ट पे बात करेंगे, इसी में इसका मीनिंग रहेगा और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट स्टेजेस में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में, और फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इमोशनल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। और हमारा जो स्पेशल फोकस रहेगा वो रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, पीयर्स एंड टीचर्स पे रहेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं। पहले हम इमोशन की बात करें, संवेग की। तो ये जो शब्द है संवेग, इमोशन, इमोवर वर्ड है, लैटिन वर्ड, उससे आया है, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट, उत्तेजित करना। ये उत्तेजना से संबंधित है कि जो हमें उत्तेजित कर रहा है कि हम कुछ व्यवहार करने के प्रति सक्रिय हो सके। तो इसके लिए बैरन बैरन और कैंटोविट्स ने 1980 में जो परिभाषा दी थी, उन्होंने कहा कि बाय इमोशन वी मीन अ सब्जेक्टिव फीलिंग स्टेट इन्वॉल्विंग फिजियोलॉजिकल अराउजल accompanied बाय कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर। अब इन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। इन्होंने कहा कि ये जो संवेग है ये आत्मनिष्ठ भाव है। आत्मनिष्ठता को यहाँ समझना आवश्यक है कि सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि एक पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। अगर ऑब्जेक्टिविटी होता तो उसका मतलब होता है कि हम एक जैसी चीज़ें हमारे सामने आएँगी, लेकिन सब्जेक्टिविटी है तो वो पर्सन टू पर्सन एक भाव है, एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हम चेंजेस फ़ील करते हैं कि हम उससे उत्तेजित होकर के कुछ ख़ास तरह का व्यवहार कर जाते हैं, कुछ ख़ास तरह का बिहेवियर हम शो कर जाते हैं।
तो इसके लिए किम्बल यंग ने भी कहा कि इमोशन इज द ऑल राउंड स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की ऑल राउंड स्टेट है ये, मार्क्ड बाय इंक्रीज बॉडीली एक्टिविटी, जिसमें कि हमारी जो शारीरिक एक्टिविटी है, शारीरिक गतिविधि है, वो बढ़ जाती है, एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डायरेक्टेड टू सम सब्जेक्ट, और किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति या किसी पर्टिकुलर बात के प्रति हमारी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है कि हम इमोशंस का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इमोशंस क्या चीज़ है? इमोशंस, हम गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, सरप्राइज, जॉय, ये सब हमारे इमोशंस हैं। बहुत अगर हम ये इस पिक्चर के माध्यम से आप डिफरेंट टाइप के इमोजीज देख रहे हैं। ये इमोजीज आजकल आपके फ़ोन पे भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पे भी अवेलेबल है। तो आपको जो इमोशन किसी को शो करना होता है, आप वो इमोजी यूज़ कर देते हो। तो उससे आपकी फीलिंग शो हो जाती है कि सपोज़ आपने कुछ एंगर वाला शो किया, तो वो एकदम से उसको देख के ये लग जाता है कि यू आर एंग्री, आप गुस्से में हैं। तो वहाँ पर क्योंकि केवल शब्दों को लिखने से वो भाव प्रदर्शित नहीं होता, तो हम इमोजीज़ की हेल्प लेते हैं। तो वही बात है यहाँ पर कि इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। हमारे इमोशंस हम हर जगह एक जैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो किस तरह से हमारे अंदर ये परिवर्तन आते हैं, किस तरह से हम उसको प्रयोग में लाना सीखते हैं। तो ये अलग-अलग अवस्थाओं में हम देखते हैं कि इमोशंस कैसे डेवलप होते हैं। अलग-अलग अवस्थाएँ जैसे शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरह से जो अवस्थाएँ आती हैं। तो इमोशंस डेवलप होने की या इमोशंस क्रिएट होने की कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ तक हमको लेके जा रही है कि जिस स्टेज पे हम कह दें कि अभी हमारे इमोशंस डेवलप्ड हैं। तो ये एक जो सफ़र है इमोशंस का, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो जो इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इन्होंने कहा कि द प्रोसेस बाय व्हिच इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन बिगिन डेवलपिंग द कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस एंड इंटरप्रेट इमोशंस, कि आप एक्सपीरियंस कर सको, एक्सप्रेस कर सको और इंटरप्रेट कर सको इमोशंस को। कैसे? कि पहले तो आप खुद उसको एक्सपीरियंस कर पाओ। जब आप उसे एक्सपीरियंस करोगे, आपको गुस्सा आया सपोज़, तो फिर आपने उसको एक्सप्रेस किया, और फिर जब आप एक्सप्रेस करना सीख रहे हो, तो आप दूसरे का भी गुस्सा पता लगा लोगे कि इस ये अब गुस्से की स्थिति में आ गया, या ये खुश है, या ये दुखी है, क्योंकि आपने खुद वो एक्सपीरियंस किया है। तो वो जो एक यात्रा है, वो इमोशनल डेवलपमेंट है। जैसे इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ये भी कहा गया कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस, रिकॉग्नाइज करना पहले, फिर एक्सप्रेस करना, फिर अपनी फीलिंग्स को डिफरेंट लाइफ की जो स्टेजेस है उसमें मैनेज करना। ये, और सबसे बड़ी चीज एम्पैथी। एम्पैथी की अगर हम बात करें, हमने लाइफ स्किल्स में भी ये डिस्कस किया था कि एम्पैथी क्या है। एम्पैथी किसी दूसरे की फीलिंग्स को एज इट इज समझना। तो एम्पैथी की हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, ये एक लाइफ स्किल भी है। तो यहाँ हम बात करें कि हमारे अंदर दूसरों के लिए एम्पैथी क्रिएट हो सके, तो वो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर अब इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब हम अपनी शुरुआत करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेजेस से। तो पहले हम बात करने वाले हैं इन्फेंसी स्टेज में, यानी कि शैशवावस्था की हम बात कर रहे हैं। शैशवावस्था की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि हमारे जो संवेग है, जैसे कि ब्रिजेस ने भी इस बात को माना है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें उत्तेजना होती है, लेकिन 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग जो सभी संवेग है उनका विकास हो जाता है। ऐसा ब्रिजेस ने कहा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से किस किस स्टेज में कौन से संवेग रहते हैं। तो हम देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है, जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ,
एट द टाइम ऑफ बर्थ हम देखते हैं कि बच्चा चिल्लाता है, रोता है, हाथ पैर पटकता है। ये उसका तरीका एक्सप्रेस करने का, उसके इमोशंस हैं। क्योंकि वहाँ पर अब उसका क्राइंग, शाउटिंग या फिर ये जो पैर पटकना इत्यादि है, ये किस कारण से है? ये बेसिकली जो बच्चा है, वो उस समय भूख लगने पर, उसको भूख लगती है तो उसे एक्सप्रेस करना है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है वो बच्चा कि रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है। फिर हम ये देखते हैं कि ये कुछ समय के लिए ऐसी अ, जो उसके संवेग है वो इस तरह से रहते हैं। फिर पहले 3 हफ्ते में उसका जो चिल्लाना होता है वो अस्पष्ट होता है। चिल्ला रहा है वो, लेकिन वो उसकी शाउटिंग हमें क्लियर नहीं हो पाती है। हमें ये पता है कि अच्छा रो रहा है, तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो उस बच्चे को भूख लगी है, या तो उसने कुछ सूसू पॉटी इत्यादि कर दिया है तो उसको दिक्कत हो रही है कहीं पे। तो इस तरह की फीलिंग है। लेकिन ये हमेशा नहीं रहती है, ये भी समय के अनुसार बदलती रहती है। हम ये देखते हैं कि उसमें जो उसके इमोशंस हैं, उसमें स्थिरता नहीं है, अस्थिर है वो। क्योंकि कुछ समय के बाद वो अचानक खत्म हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि थोड़ा-सा बच्चा इस चीज़ को देखता है कि अगर उसको खिलौना उससे ले लिया जाए, वो रोता है। और अगर खिलौना आ जाए उसके पास तो तुरंत वो चुप भी हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो ऐसे ही रोता ही रहेगा हमेशा, उसका ध्यान पलटता है तो वो चुप भी हो जाता है। तो धीरे-धीरे ऐसे जैसे उसकी आयु बढ़ती रहती है, तो वैसे-वैसे उसके जो उसका इमोशनल बिहेवियर है, उसमें स्थिरता आती है। फिर हम देखते हैं कि शुरू में तो उसकी जो ये संवेग है, बहुत तेज़ होते हैं, तीव्र होते हैं कि जैसे 2 या 3 महीने का बच्चा है, भूख लगने पर रोता है, वो जब तक रोता है जब तक उसे कुछ मिल नहीं जाता। और वही अगर हम 4 से 5 साल के बच्चे की बात करें, तो वो इस तरह का बिहेवियर नहीं करता। तो यहीं से आप देखिए कि एक 2-3 महीने का बच्चा और एक 4-5 साल के बच्चा, इतने में ही उसका कितने इमोशंस डेवलप हो गए हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो हम संवेगात्मक विकास की बात कर रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्रमशः इसमें परिवर्तन आते ही रहते हैं। जैसे जब शिशु जैसे शुरू में होता है, खुश होता है तो मुस्कुराता है, लेकिन उसके बाद उसके थोड़ा कुछ समय बाद उसकी जो प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है, जो हँसी में परिवर्तित होती है, फिर वो उसको बोल कर के भी अभिव्यक्त करता है। तो धीरे-धीरे इसमें ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हम बात करें कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे चिल्लाहट की, तो पहले संवेगों में कुछ अस्पष्टता होती है, तो धीरे-धीरे स्पष्टता आती है। जैसे अभी हमने बात किया कि पहले 3 हफ्तों में उस वो चिल्लाता है और उसका संवेग अस्पष्ट होता है, हमें नहीं पता चलता है। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं 5 सप्ताह का बच्चा है, तो उसके बाद उसकी भूख और जो उसका गुस्सा है, उसकी चिल्लाहटों में अंतर हो जाता है। तो माँ भी समझने लगती है कि बच्चा किस लिए चिल्ला रहा है, क्या कारण होगा उसके लिए। तो धीरे-धीरे इसमें क्रमशः ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें कि उसके जैसे अभी मैंने ये बात की कि डिफ़रेंस होता है उसके हंगर में, एंगर में, सफ़रिंग में। फिर अगर हम उसके बाद हम आ जाएँ 2-3 महीने के बच्चे पे आ जाएँ, तो वो रोता है, ठीक है, लेकिन जब तक उसको दूध नहीं मिलता तब तक रो रहा है, जब दूध मिल गया तो वो चुप हो गया। तो इस तरह से धीरे-धीरे हम उसमें देखते हैं कि परिवर्तन उसमें आते हैं। अब इसी बात को अगर हम जैसे भय की हम बात करते हैं सपोज़, तो 2-3 वर्ष का बच्चा है, तो वहाँ पर 2 वर्ष का बच्चा है मान लीजिए, तो अगर कोई साँप-वाँप देखता है वो डरता नहीं है। आप देखेंगे कि बच्चे निडर होकर के उसको हाथ लगाने को दौड़ते हैं। या हम ही हैं जो उन्हें बताते हैं कि नहीं ये तुम्हें काट लेगा, इससे दूर हो जाओ। और धीरे-धीरे इसमें भी चेंजेज़ आते हैं। 3 साल का हो जाएगा तो थोड़ा-सा और उसमें थोड़ा डर आने लगेगा कि पहले वो अंधेरे से डर रहा है, फिर उसके बाद अकेले रहने से उसको डर लग रहा है। और धीरे-धीरे जब वो 5 वर्ष तक की आयु पर आता है तो ये चीज़ें भी उसके अंदर थोड़ा डर भी उसके अंदर डेवलप होने लगता है। क्योंकि अब वो सोसाइटी से जुड़ रहा है, समाज से जुड़ रहा है, अनेक तरह के लोगों के संपर्क में आता है, बच्चों के संपर्क में आता है। तो ऐसा नहीं है कि अ,
हमेशा पॉजिटिव ही, नेगेटिव की तरफ भी वो बच्चा जाता है। ऐसे ही बच्चा जो है संवेगों की अगर हम बात करें तो परिवार से भी सीखता है। परिवार में अगर माहौल शांत है तो बच्चा शांत रहना सीखेगा। परिवार में झगड़े होते हैं तो वो भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा। सपोज़ पेरेंट्स हर बात का गुस्से में जवाब देते हैं, क्रोध करते हैं, तो बच्चे में भी वो ऑटोमैटिक आ जाएगा, उसको लगेगा इट्स ओके, यही एक सही तरीका है एक्सप्रेस करने का, तो वो उस तरीके से एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। तो ये जो हमारी हम बात कर रहे हैं जो इन्फेंसी स्टेज की, इसमें हम देखते हैं कि जो अभी इस स्टेज तक जो उसका व्यवहार है, उसकी जो दिशा है, वो अनिश्चित होती है। और अनिश्चित है और वो एक तरीके से अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। अब इसके इसी में ही ये बात जो यहाँ पे कही भी गई है कि 3 तरह के जो इमोशंस हैं, लव, फ़ियर और एंगर, ये वाले जो हैं ये मेन जो है ये ऑल्दो 2 साल की एज तक मैक्सिमम ये डेवलप कर जाते हैं ये। फिर हम इसके बाद बात करते हैं चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो जैसे कि क्रो एंड क्रो ने कहा है कि संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। कि पूरे ही चाइल्डहुड की इन्होंने बात की है कि जो भी हमारे इमोशंस है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, तो कंटिन्यूअसली उसमें चेंजेस होते ही रहते हैं। तो क्योंकि इस ये वाली जो स्टेज है बाल्यावस्था, यहाँ पर हम देखते हैं कि संवेग जो है अधिक निश्चित होते हैं और कम शक्तिशाली हो जाते हैं। बहुत क्योंकि शैशवावस्था की तरह वो बच्चे को उत्तेजित नहीं करते हैं, ज़्यादा उत्तेजित नहीं करते। 6 साल का जो बच्चा है अपने डर पे और क्रोध पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना सीख जाता है। और जो उसके संवेग हैं जैसे कंट्रोल ऑफ फ़ियर एंड एंगर टिल द एज ऑफ 6 ईयर, जो मैंने अभी आपसे बात की, निश्चित हो जाते हैं। संवेगों में शिष्टता आ जाती है और उनका दमन करने की शक्ति भी उत्पन्न होती है, क्षमता उत्पन्न होती है। तो जब इस तरह से होता है, तो संवेगों में शिष्टता का अर्थ ये है कि उसको एक पता है कि अब किस तरह से मुझे रिएक्ट करना है। सपोज़ कोई शैशवावस्था में बच्चा है, उसको कोई चीज़ नहीं मिलती है, वो रोता है, चिल्लाता है, एक्सप्रेस करता है अपने आप को। वो ज़मीन पे लेट जाएगा, वो ऐसा करेगा कि मतलब उसको जैसे कुछ मिलता ही नहीं है, मुझे अभी मैं ऐसा करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तक आते-आते थोड़ा-सा बच्चा जो है, इस चीज़ को समझने लगता है कि नहीं, ये अगर मैं ऐसा कुछ एक्सप्रेस करूँगा तो सब लोग मुझे देखेंगे, क्या सोचेंगे वो? तो इसलिए संवेगों में शिष्टता, संवेगों को कैसे प्रदर्शित करना है और उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो वो भी अगर मान लीजिए कि बच्चों को कहीं किसी टीचर ने एक बच्चे को कुछ कह दिया, सपोज़ काम नहीं करके आया तो थोड़ा-सा कुछ कह दिया, तो वहाँ पर वो अपने अब वो कैसे रिएक्ट करेगा? हो सकता है वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो इमोशनली, वो वहीं रोना शुरू कर दे। तो हम कैसे उसको देखेंगे, तो ये थोड़ा-सा वहाँ पर हमें एज़ अ टीचर भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर इसी बात को जो एलिस क्रो है वो बात ये कहते हैं कि बालक सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है और दूसरों के प्रति उसका विद्वेष अस्थायी होता है। इस स्टेज में अगर हम चाइल्डहुड की बात करते हैं, तो नॉर्मली तो वो खुश रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरों के प्रति उसका विद्वेष, अगर कोई कॉम्पिटिशन में या कुछ ईर्ष्या का भाव आ जाता है, कुछ उसमें द्वेष उत्पन्न होता है, तो ये अस्थायी होता है, कोई ये फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इस बात को उन्होंने बताया है, हाइलाइट किया है। तो अगर मान लीजिए हम विद्यालय का वातावरण जो होता है उसका इस पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छा वातावरण बच्चे को देंगे, आदर्श, स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण अगर हम बच्चे को देंगे, तो वो इन सब चीज़ों से दूर रहेगा। उसे उसके अंदर डर की भावना नहीं होगी और अ, हाँ, वो बहुत ही अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एज़ अ टीचर भी हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे के लिए क्रिएट करना है, जहाँ पर बच्चा अपनी इमोशंस को टैक्टफुली हैंडल कर सके। तो वहाँ पर थोड़ा हमें एनवायरनमेंट अगर हमारा पॉज़िटिव होगा, तो बच्चा भी हमें
उस चीज़ को देख कर के सीखेगा। तो यहाँ टीचर का भी एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि अगर वो बच्चे को समझता है, बच्चे की फीलिंग्स को समझता है और इसी उसकी बात को ध्यान में रखकर फीलिंग्स की बात को ध्यान में रख कर के अगर वो उससे बिहेव करता है तो ये उस बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चा जो है इसमें अ, हम देखते हैं कि अ, उसका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडोलसेंस की, किशोरावस्था में किस तरह से संवेगात्मक विकास होता है। अब किशोरावस्था की बात करें, अगर हम एडोलसेंस की बात करें, तो यहाँ पर इसका इस स्टेज का जो मेन साइन है, जो मुख्य पहचान है, वो यही है कि यहाँ पे संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होते हैं। बहुत तेज परिवर्तन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जैसे हम संवेगों की बात कर रहे हैं तो जैसे प्रेम है, दया, क्रोध, सहानुभूति, ये स्थायी रूप धारण कर लेते हैं और इस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते। जैसे प्रेम की भावना की हम बात करें, दया की भावना की बात करें, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज होती है यहाँ पे बच्चा जो है एडोलसेंस स्टेज में जब आता है तो वो ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। वो खुद ही अपने लिए एक कन्फ्यूजन है, उसको रोल कन्फ्यूजन होता है। जैसे हम जानते हैं कि बच्चा यहाँ पर इस स्टेज पे आकर के उसे ये तय तय नहीं है कि वो उसका रोल एग्जैक्टली क्या है सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पर उसमें जो इमोशंस की बात आ रही है, तो वो अगर मान लीजिए कि कुछ गलत हो रहा है और वो देख रहा है, तो वहाँ पर वो क्रोध भी प्रकट करता है और अगर कोई दयनीय स्थिति में है, तो वहाँ दया का भाव भी उसके अंदर जागृत होता है। तो कुछ ऐसे इमोशंस है जो उसके अंदर स्थायी रूप धारण कर लेते हैं और कई बार वो इन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ गलत हो रहा है तो बोलता है, गुस्सा करता है, अपना क्रोध प्रकट करेगा, अपनी बात रखेगा सामने, लड़ेगा उस बात के लिए। तो यही है कि वो नियंत्रण नहीं रख पाता है और यही बात हम जो इसके संबंध में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हम संवेगों की बात करते हैं, तो जो शारीरिक शक्ति होती है किसी बच्चे की, किशोर की हम बात कर रहे हैं, तो उसका संवेगों पर स्पष्ट रूप से असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई सबल और स्वस्थ होगा, तो उसका जो संवेगात्मक स्थिरता उसमें अधिक होगी और अगर कोई निर्बल है, अस्वस्थ है, तो वो अस्थिरता उसके अंदर देखी जा सकती है। उसको हम देखें, ये जो हमने कहा कि फिजिकल स्ट्रेंथ का बहुत असर पड़ता है इस पे। फिर डिफिकल्टी टू अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट इमोशनली ड्यू टू नीदर चाइल्ड नॉर एडल्ट। जैसे मैंने अभी यही बात कही कि वातावरण में उसे समायोजन करने में समस्या आती है। वो ना बड़ा है ना छोटा है, रोल कन्फ्यूजन है, तो वो अपने इमोशंस को समझ नहीं आता उसे, उसको कहाँ क्या उसको एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से करना अधिक बेहतर रहेगा। तो यहाँ थोड़ा-सा उसको कठिनाई का अनुभव होता है। यहाँ हम जैसे इसी के संदर्भ में क्रो एंड क्रो ने भी कहा कि जैसे जो उसके किशोर व्यक्ति है, किशोर बच्चा है, उसके ज्ञान, रुचियाँ, इच्छा, इनकी वृद्धि के लिए जो संवेगों को उत्पन्न करने की जो घटनाएँ होती हैं या परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे अभी यही बात कही कि मान लीजिए कि कोई कुरीति है समाज में, तो उसके प्रति आवाज़ उठाता है वो परिवर्तन उसमें देखने को मिलता है। अभी जैसे हम एक बात करें कि बहुत सारी एक चीज़ें हैं हमारे समाज में, लड़कियों पर पाबंदी है, लड़कों पर नहीं है। तो क्यों है, लड़कियों पर क्यों है, क्यों है? तो आजकल लड़कियाँ भी इस बात के लिए बात करती हैं कि क्यों है, क्यों इक्वालिटी नहीं है? तो वहाँ पर एक क्रोध, ये एडोलसेंस में हम देखते हैं क्रोध की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो संवेगों में परिवर्तन संभव है। फिर इसी के, क्योंकि जैसे मैंने आपसे ये बात कही, बी.एन. झा ने भी इस बात को कहा है कि किशोरावस्था में क्या होता है कि जो लड़का-लड़की दोनों ही हैं, उनमें काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है और उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। क्योंकि यहाँ पर हम वही चीज़ जो आपने डॉल्फिन्स में भी इस चीज़ को जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें देखा है कि यहाँ पे अपोज़िट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है।
तो इस वजह से भी जो उनका इमोशनल बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। सपोज़ मिला तो खुशी है, नहीं मिला तो दुःख है, मिला तो बहुत खुश है और नहीं मिला तो बहुत रोए हैं। तो इस तरीके से चेंजेज़ हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इमोशनल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर अब हम देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारे जो इमोशनल डेवलपमेंट है, वो कहीं इफ़ेक्ट हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, नॉर्मल से हम हटकर बिहेव करने लग जाएँगे। या तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएँगे या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएँगे हम लोग। या तो बहुत चिल्लाएँगे, एग्रेशन में आ जाएँगे, गुस्सा करेंगे या फिर हम रोने लग जाएँगे। वो हमारी स्थिति नॉर्मल नहीं है। तो जहाँ पे हम नॉर्मल स्थिति से हटकर बिहेव करने लगते हैं, तो वहाँ आप समझ लीजिए कि आपके इमोशंस इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका इमोशनल डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होता है? तो उसमें पहला है फैटिग। फैटिग थकावट को कहा जाता है। अगर व्यक्ति थका हुआ है, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऑब्वियसली वो सामान्य व्यवहार से हट के व्यवहार करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर वो स्वस्थ नहीं है, बीमार व्यक्ति भी रेस्टलेस फील करता है, उसका भी किसी काम में मन नहीं लगता, वो नॉर्मल आपसे बिहेव नहीं करेगा, कभी वो गुस्सा करेगा आपको, आपके साथ अजीब तरीके से बिहेव करेगा, आपको कभी आप दवाई दोगे, वो दवाई खाने से इनकार कर देगा, खाना खाने से इनकार कर देगा, मना करेगा मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना है, मतलब अदर देन नॉर्मल बिहेवियर वो शो करने लगता है जब वो बीमार होता है। फिर बात करते हैं मेंटल एबिलिटीज की, मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता के संदर्भ में हम देखते हैं कि अगर जिसकी मानसिक योग्यता अधिक होती है, तो वो इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर पाता है। लेकिन अगर मानसिक योग्यता में कमी है, तो वो उससे थोड़ा-सा अस्थिर हो जाता है, क्योंकि इतना सोचने की, समायोजन करने की जो उसमें कैपेबिलिटी है, वो डेवलप नहीं होती है। तो यहाँ उसको समस्या हो सकती है। फिर बात आती है अभिलाषा की, विल की। तो हम देखते हैं कि जैसे माता-पिता की भी विल होती है, इच्छा होती है, तो वो अपनी इच्छा तो बच्चे को बता देते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये करो, तुम वो करो। लेकिन हम बच्चे की इच्छा को नहीं देखते हैं। तो जब हम बच्चे की इच्छा को नहीं देखते हैं, तो समटाइम्स वो इरिटेट भी होता है। वो नहीं, अगर मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो साइंस में ही आगे बढ़े और उसका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो कॉमर्स में इंटरेस्ट ले रहा है। तो ऑब्वियसली उसके रिज़ल्ट इम्पैक्ट करेगा, उस पे पड़ेगा, अचीवमेंट उसकी इम्पैक्ट होगी। तो वही चीज़ है कि अगर बच्चे की इच्छा को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, तो भी उसके इमोशंस जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं होंगे और वो जो असामान्य व्यवहार करेगा। फिर परिवार की अगर हम बात करें, फैमिली की बात करें, तो फैमिली की जैसे मैंने अभी बात की कि जिस तरह से परिवार का माहौल होगा, वो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी वैसा ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से हो, तो बच्चे को इस तरह का वातावरण दिया जाए कि जिसमें वो सही ढंग से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके और अनावश्यक जो इमोशंस हैं, उनको बढ़ावा ना मिले। फिर हम बात करते हैं माता-पिता के दृष्टिकोण की, पेरेंट्स आउटलुक की। तो माता-पिता का दृष्टिकोण कैसा है, ये बच्चे को बहुत प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को डाँटते रहते हैं, उसको उसकी उपेक्षा करते हैं या पेरेंट्स पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते हैं या अननेसेसरीली किसी के सामने वो बच्चे को डिमोरलाइज़ करते हैं, बच्चों को लेट डाउन करते हैं, बच्चे को डाँटते हैं या कंपेयर करते हैं, तो वहाँ भी बच्चे के अंदर एक हीन भावना उत्पन्न होती है और असंवेगात्मक व्यवहार की ओर वो प्रेरित होता है। अवांछनीय व्यवहार वो प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की, सोशल स्टेटस की। अगर सामाजिक तौर पर अगर व्यक्ति सही है, परिवार ठीक है,
उसकी सामाजिक स्थिति ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका बच्चे के संवेगात्मक व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है और तो वो अपने आप को संतुलित रख पाता है। लेकिन अगर मान लीजिए सामाजिक स्थिति सही नहीं है, तो वो संवेगों उसको गुस्सा भी आएगा, जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो वो क्रोध भी करेगा, कुछ गलत काम भी करेगा, एक्सप्रेशन भी होगा उसमें। तो वहाँ पे उसको असंतुलन की समस्या को झेलना पड़ता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक स्वीकृति की, सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात के लिए अगर जब हमें नहीं मिलती है सोशल किसी भी काम के लिए अगर हमें सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता सामाजिक रूप से अगर हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो हमें गुस्सा आता है, हम कुछ गलत व्यवहार करते हैं, तो ये भी हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। फिर वही बात आ जाती है आगे, पॉवर्टी की, निर्धनता की, गरीबी है, तो भी वही चीज़ है। फिर हम बात करते हैं विद्यालय की। विद्यालय और शिक्षक की अगर हम जैसे बात करें, तो स्कूल में अगर टीचर का बिहेवियर बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है, मान लीजिए कि सभी बच्चों के सामने अननेसेसरीली बच्चे को डाँटना, उसको नीचा दिखाना, उसको गलत शब्दों का प्रयोग करना, तो बच्चा जो है उससे भी प्रभावित होता है और उसके संवेगों पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है, जिससे कि वो कुछ गलत कदम भी उठा सकता है। तो इस तरह से जो टीचर को और स्कूल को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह का बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले ताकि उसके इमोशंस भी डेवलप हो सके। फिर जैसे हम अन्य कारकों की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि मान लीजिए बच्चे के पास बहुत ज़्यादा काम है या कोई भी काम करता है उसमें अननेसेसरीली कोई बाधा उत्पन्न करता है या उसके साथ कोई उसका अपमान करता है, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर भी बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होता है क्योंकि बच्चे पर उसका प्रभाव हम सीधे रूप से देखते हैं। हम इसी पर बात करते हुए आगे थोड़ी-सी बात करते हैं कि हमें इमोशनल डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है? यानी कि इसकी शैक्षिक सार्थकता क्या है? शिक्षा की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? तो अगर हम ये इमोशंस देखिए इमोशंस का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। ये इमोशंस ही हैं जो हमें नॉर्मल बिहेव करने के लिए हमें अभी प्रेरित करते हैं और हम अननेसेसरीली अपने हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उसको हम बहुत अपने ऊपर हावी ना होने दें, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अगर ये जानकारी टीचर को है ये स्टडी जो टीचर करता है या पेरेंट्स करते हैं या आपस में अगर एक-दूसरे से बातचीत करते रहें, तो इस बात पे विचार करें कि किस तरीके से हम बच्चे के जो ये संवेग है, इमोशंस हैं, इनको किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे बच्चे की मदद की जा सकती है या हम ये कहें कि कौन से ऐसे अनवांटेड या अवांछनीय संवेग हैं, जिनको विकसित होने से रोकने की ज़रूरत है। तो कैसे उस पे काम किया जाए? पहले हम आइडेंटिफ़ाई करें कि बच्चे में कौन से ऐसे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं सामने, फिर हम उनके कारणों को आइडेंटिफ़ाई करें कि क्या कारण उसके पीछे छुपे हैं। तो कारणों पे अगर हम काम करेंगे, उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो हम धीरे-धीरे ये काम भी कर सकते हैं। जो हम ये इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इमोशंस को किस तरह से हमें रिप्रेज़ेंट करना है, कैसे हमें एक्सप्रेस करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस पे एक टीचर जो है वो बच्चे को ऑब्जर्व करता है क्लास में और देखे कि किस किस तरह से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्यों परिवर्तन आता है, इस पर विचार करें, इसके कारणों का पता लगाएँ और उस बच्चे के साथ कुछ इस तरह हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे के प्रति जानने की कोशिश करें कि उसको क्या समस्या है, क्या उसको इस क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो अगर हम ये जानेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे कारणों को, तो हम इस कार्य में सफल हो सकते हैं।
इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी क्लास में करवाई जा सकती हैं। हम कुछ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करें कि जहाँ पर हम बच्चों को ये इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाएँ, कि हम इस तरह की परिस्थिति जो बच्चों के सामने हम उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो हम करें। हम रोल प्लेस के माध्यम से भी कर सकते हैं। हम डिफरेंट कोई सिचुएशन बच्चे को शो करके पहले हम दिखाएँ उसको, फिर उसके बारे में चर्चा करें। तो इस तरह से भी हम इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो हमारी बात थी, वो इमोशनल डेवलपमेंट पे थी। अपनी बात को समाप्त करने से पहले हम थॉमसन की जो एक कोट है उसको देख लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि इमोशनल बिहेवियर इज ऑफन इर्रेशनल एंड एज अ रिजल्ट मोर डिफिकल्ट टू रीडायरेक्ट। इमोशनल बिहेवियर जो हमारा होता है, संवेगात्मक व्यवहार जो होता है, वो अधिकतर इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल मतलब जिसका कोई तर्क नहीं है, तर्कहीन होता है। हम हम बिहेव तो कर जाते हैं, हम गुस्सा तो कर जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये बात हम आराम से भी कर सकते थे, ये बात आराम से भी कही जा सकती थी। तो हम कई बार बेतुकी बात पे भी हम इस तरह से हमारा जो व्यवहार है वो परिवर्तन होता है। तो इससे क्या होता है, एज़ अ रिज़ल्ट मोर डिफ़िकल्ट टू रीडायरेक्ट। तो इसकी वजह से हम उसे रीडायरेक्ट दोबारा दिशा देने में दिक्कत सी आती है। तो हम सोचें कि हमें किस तरह का व्यवहार करना है। हम कोई भी संवेगों को प्रदर्शित करने से पहले ये सोचें कि इस संवेग को प्रदर्शित करने के बाद उसका रिज़ल्ट क्या होगा? तो अगर हम कई इसकी टेक्निक्स भी दी जाती हैं। कि सपोज़ कोई कहता है कि अगर गुस्सा आता है तो आँखें बंद करके अपनी मुट्ठी बंद करके उल्टी काउंटिंग शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा कि धीरे-धीरे यू विल फ़ील रिलैक्स, या पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो। तो उससे, क्योंकि एकदम ही हमारे अंदर जो थोड़ा-सा इम्बैलेंस हुआ, हमारे कुछ हमें बुरा लगा, हमें क्रोध आया, हमने उसको प्रकट करने की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक बार अगर हम 2-3 मिनट शांति से रुक कर के अगर हम विचार करेंगे, तो हमारा मस्तिष्क हमें मदद करेगा ये सोचने में कि क्या मुझे ये बिहेवियर शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमें कोई भी संवेग हो, चाहे वो क्रोध का संवेग है, चाहे वो डर का संवेग है, चाहे वो घृणा का संवेग है, कोई भी संवेग हो, अगर उससे पहले उसके बारे में चिंतन किया जाए और ये सोचा जाए कि ये प्रकट करने से क्या-क्या नुकसान हो सकता है। तो अगर हम उस पर विचार कर लें और अपने आप को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि संवेगों को भी धीरे-धीरे हम कंट्रोल में ला सकते हैं अपने, और यही हमारा इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके और दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें, इसके बारे में जान सकें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर लेंगे, तो आपको आगे के नोटिफ़िकेशंस मिल जाएँगे। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।